हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जेई गुरु की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये हमारा सेट नंबर 19 होने वाला है। इसके पहले सेट नंबर 18 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सम्मिलित किए गए सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इंग्लिश देख के आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है अमंग द थ्री लॉसेस इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल। हमसे क्या गया, इन तीन लॉसों में डीसी मशीन या एसी मशीन की हम बात करें, कोई भी मशीन हमारे पास होगी, उसमें जो हमारे लॉसेस होते हैं, कौन कौन से लॉसेस, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल। तो इसमें जो है कौन सा कथन इनके लिए सही होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मैकेनिकल लॉस इज मिनिमम। मैकेनिकल लॉस सबसे कम होता है। ऑल थ्री लॉसेस आर इक्वल, तीनों लॉसेस बराबर होते हैं। मैग्नेटिक लॉसेस आर द हाईएस्ट, मैग्नेटिक लॉसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया है मैकेनिकल लॉसेस इज द मिनिमम अबाउट 15% ऑफ टोटल लोड। तो हमारा डी नंबर बिल्कुल सही होगा कि जो हमारा मैकेनिकल लॉसेस होते हैं वो समस्त लोड हो कितने होते हैं, 15% होते हैं। सबसे कम हमारे कौन से होते हैं, मैकेनिकल लॉस होते हैं। ऑप्शन नंबर पहले का हमारा डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है मिनिमम लॉसेस व्हेन एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज अनलोडेड। हमारे पास कोई मशीन है और ये अनलोडेड है, मतलब लोड की स्थिति में नहीं है, इसमें कोई भी लोड नहीं है। तो इस स्थिति में हमसे कह रहा है कि सबसे कम कौन सा लॉस होगा। तो इस स्थिति में सबसे कम हमारे पास कॉपर लॉस होगा। कौन सा कॉपर लॉस होगा, कॉपर लॉस होगा, क्योंकि जो भी करंट चाहिए रहेगी वो हमारी केवल मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए रहेगी और कोई भी करंट नहीं चाहिए रहेगी। इसके कारण हमारा मैग जो हिस्टेरेसिस वो अच्छा खासा होगा, एडी करंट अच्छा खासा लॉस होगा, मैकेनिकल लॉस होगा। लेकिन आई स्क्वायर आर लॉस जो है बहुत ही कम होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इज नेसेसरी इन डीसी। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो होता है, जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, वो डीसी मशीन में किसके लिए आवश्यक होता है। तो ये हमारा केवल और केवल डीसी शंट जनरेटर के लिए आवश्यक होता है। इसके अगर ये हमारे पास रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है तो हमारे पास दो फील्ड बनेंगी नहीं, और अगर दो फील्ड नहीं बनेंगी तो कटिंग नहीं होगी, फ्लक्स ऑफ कटिंग नहीं होगा, और फ्लक्स ऑफ कटिंग नहीं होगा तो हमारे पास ईएमएफ भी उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए ऐसा आवश्यक होता है डीसी शंट जनरेटर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमारा ए नंबर बिल्कुल सही होगा। डीसी शंट जनरेटर में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होना आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है इन डीसी सीरीज मोटर द टॉर्क डेवलप्ड इज 20 न्यूटन मीटर एट 10 एम्पियर लोड। हमसे कह रहा है टॉर्क कितना है, 20 न्यूटन मीटर है 10 एम्पियर पे। इफ द लोड करंट इज, यहाँ पे डबल होगा, लोड करंट कितनी होगी, डबल हो जाए, द न्यू टॉर्क विल बी, नया टॉर्क कितना होगा। बात कौन सी मोटर की, डीसी सीरीज मोटर। कौन सी, डीसी सीरीज मोटर। और डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ आई ए के, आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि टी वन अपॉन टी टू करें बराबर आई ए स्क्वायर अपॉन आई टू स्क्वायर करेंगे। टी वन हमारे पास कितना दिया गया है, 20। टी टू हमारे पास कितना दिया गया है, नहीं पूछा पूछा गया है। हमारे पास आई ए कितना दिया गया, 10, यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। हमसे आई टू की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर यानी कि 400 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। टॉप हमारे पास कितना जाएगा, 80 न्यूटन। कितना, 80 न्यूटन। कितना, 80 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 80 न्यूटन मीटर। क्योंकि टॉर्क जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई ए स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर चौथे का हमारा सी नंबर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है सीरीज मोटर हैव रिलेटिवली। सीरीज मोटर जो है रिलेटिवली मतलब कैसा, क्या कथन सत्य है इनके बारे में, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्टार्टिंग टॉर्क और जीरो स्टार्टिंग टॉर्क। जो सीरीज मोटर होती है हमारा जो उसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे हाईएस्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इसलिए कहा जाता है कि सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड की स्थिति में नहीं चलाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है इफ़ द फील्ड करंट ऑफ शंट मोटर इज चेंज।
शंट मोटर की फील्ड करंट का मान चेंज हो रहा है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी फील्ड करंट का मान चेंज होगा या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, और फील्ड करंट के मान घटने या बढ़ने से फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और अगर फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है तो स्पीड के मान में परिवर्तन होगा, और स्पीड जो है उल्टा संबंध रखती है किससे, टॉर्क से। स्पीड जो है उल्टा संबंध रखती है टॉर्क से, यानी कि डेफिनेटली टॉर्क तो बिल्कुल घटेगा। तो इसमें ऐसा कौन कौन से ऑप्शन है जिसमें टॉर्क घटेगा। इसमें हमारा एक ऑप्शन मिल रहा है टॉर्क विल चेंज, टॉर्क तो बिल्कुल बदलेगा बदलेगा, और हॉर्स पावर सेम रहेगी। एचपी जो मोटर है वैल्यू वो सेम रहेगी, लेकिन क्या रहेगा, टॉर्क इसका घटेगा या बढ़ेगा स्थिति के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है इफ़ 4% सिलिकॉन इज एडेड टू मैग्नेटिक स्टील देन इट विल बी। अगर हम सिलिकॉन मिला दें कितने परसेंट, 4% स्टील में, तो क्या अंतर पड़ेगा। तो हमारे पास क्या अंतर पड़ेगा, तो जो इसका इंक्रीज द कोर लॉस एट द हाई फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 16 टेस्ला, 1.6 टेस्ला, 1.6 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये फ्लक्स डेंसिटी में मतलब टेस्ला जो हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉस होता है उसको 1.6 गुना पावर को लॉस को बढ़ा देगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7वें का हमारा सी नंबर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन रिडक्शन मतलब घटाने के लिए कौन सा फैक्टर उत्तरदायी होता है। क्या हमें पास डीसी मशीन का आउटपुट घटाने के लिए कौन सा फैक्टर या कौन सा कारक उत्तरदायी होता है। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिडक्शन इन द फील्ड करंट। बिल्कुल हमारा डी नंबर सही होगा। सभी ऐसे कारण हैं जो हमें आउटपुट, जिसके कारण आउटपुट में कुछ कमी मिलती है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी, आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण भी, क्योंकि उसमें आई आर ए वोल्टेज ड्रॉप होगा, और रिडक्शन इन द फील्ड सर्किट, तीनों के कारण ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है लेवल कंपाउंडेड डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर। लेवल लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग में तो इसका नहीं करते, वहाँ पे हम डिफरेंशियली कंपाउंड का करते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम डीसी सीरीज का करते हैं। बैटरी चार्जिंग में हम इसका करते हैं लेवल कंपाउंड का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बैटरी चार्जिंग में हम लोग लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है The interpole in DC machine have a tapering shape in order to। DC मशीन में इंटरपोल जो होते हैं टैपरिंग शेप, उनको थोड़ा सा तिरछा मतलब कुछ इस तरीके से क्यों रखा जाता है, कुछ इस तरीके से क्यों, थोड़ा सा हल्का तिरछा आगे से कुछ ऐसे तिरछा रखा जाता है, वो क्यों रखा जाता है, कुछ तिरछा क्यों रखा जाता है। तो इसका हमारा कारण क्या होता है, ये हमारा क्या करते हैं, रिड्यूस द सेचुरेशन इन इंटरपोल, इंटरपोल को संचित अवस्था में जाने से रोकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। रिड्यूस द सेचुरेशन इन द इंटरपोल। ऑप्शन नंबर नहीं नहीं, ये नहीं सही होगा। इसका 10वें का हमारा कौन सही होगा, सेचुरेशन का मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे, हमारा कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इंक्रीज द एसिलेशन ऑफ कम्यूटेशन, कम्यूटेशन की दर में सुधार करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10वें का हमारा डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, एक मिनट इसको एडजस्ट करें थोड़ा सा। इसमें हमसे कहा गया है ACSR इज़ यूज इन प्लेस ऑफ कॉपर। ACSR का यूज़ हम लोग करते हैं कॉपर के स्थान पर, किस लिए करते हैं। पहली बात, ACSR का पूरा नाम क्या है, ऑल कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ये नाम है उसका, ACSR का पूरा नाम है। इसमें हम कह रहे हैं कॉपर की जगह इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अंदर जो वायर होता है, जो बीच का वायर होता है वो कैसा होता है, स्टील का होता है। जो इसके ऊपर वायर लगे होते हैं वो कैसे लगे होते हैं, वो सब हमारे एल्यूमिनियम के लगे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, यानी कि हाइयर टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11वें का हमारा डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है आ 220 वोल्ट डीसी मशीन हैज़ आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम।
220 वोल्ट की डीसी मशीन है, ये नहीं कहा कि जनरेटर है कि मोटर है। फुल लोड करंट कितनी है, 20 एम्पियर। द डिफरेंस इन द इंड्यूस्ड वोल्टेज व्हेन द मशीन इज रनिंग एज अ मोटर एंड जनरेटर। जब मशीन मोटर और एक बार मोटर की तरह कार्य कर रही है और एक बार जनरेटर की तरह कार्य कर रही है, तो इनके बीच के वोल्टेजों में कितना अंतर होगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे, पहले मोटर की ईबी निकालेंगे, फिर जनरेटर की निकालेंगे, फिर दोनों घटा देंगे। तो इसको आप सीधे भी ध्यान रख सकते हैं अगर करना चाहेंगे तो। 2 IA RA के बराबर होता है कितना, 2 IA RA। 2 IA RA अगर आप एक में निकालेंगे तो एक में 180 आएगा, एक में 240 आएगा। उनका अंतर निकालेंगे फिर भी 40 ही आएगा। अगर 2 IA RA करेंगे डायरेक्ट, अगर याद रखेंगे टाइम बचाने के लिए, 2 I यानी कि 2 × 20, RA का मतलब 1 यानी कि 40, फिर भी आएगा 40। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सी में बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज फॉर वेल्डिंग पर्पसेज। वेल्डिंग पर्पस के लिए डीसी जनरेटर के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कौन सा डीसी जनरेटर हम लोग यूज़ करेंगे। तो वेल्डिंग के लिए हमें एक ऐसा जनरेटर चाहिए पड़ता है जिसका वोल्टेज समय के साथ घटता जाए और करंट का मान बढ़ता जाए, यानी कि डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है इफ़ द अप्लाइड वोल्टेज टू अ डीसी मशीन इज 230 वोल्ट देन द बैक ईएमएफ फॉर द मैक्सिमम पावर डेवलप। मैक्सिमम पावर डेवलप की कंडीशन क्या होती है, ईबी बराबर होता है हमारा V/2 के। ईबी बराबर V/2 के। तो यहाँ वी कितना दिएगा, 230/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 115 वोल्ट। 115 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ए नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है इन आर्क वेल्डिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्टडी आर्क वन शुड बी। आर्क वेल्डिंग करते समय स्टडी स्टेज के लिए हम कौन सा जनरेटर यूज़ करेंगे। हमें कैसी चाहिए, स्टडी चाहिए, मतलब एक स्थिर गति से चाहिए है। तो देखिए डीसी सीरीज में बहुत तेज़ी बढ़ेगी वोल्टेज का मान। डीसी शंट का हम यूज़ कर लेंगे। डीसी शंट इसमें कांस्टेंट रहेगा, इन दोनों में घटेगा बढ़ेगा फ्लक्चुएट होगा, लेकिन बी नंबर में बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी कि डीसी शंट जनरेटर हम लोग यूज़ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है कोरोना क्या है। तो कोरोना हमारे पास क्या है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एयर। कंप्लीट ब्रेकडाउन एयर हमारा क्या होगा, कोरोना होगा। कोरोना क्या होता है, जब ट्रांसमिशन लाइन में आगे पीछे हल्की सी हमको एक पराबैंगनी बैगनी या रंग की किरणें दिखने लगती हैं और कुछ आवाज़ सुनाई देती है, कुछ साउंड सुनाई देती है, तो उसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, किसका, एयर का पूर्णतः ब्रेक डाउन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है आ सिंक्रोनस मोटर कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट बस। कैसे इनफाइनाइट बस से है, वर्किंग एट अ लीडिंग पावर फैक्टर। सिंक्रोनस मोटर जो हमारी है कैसे वर्क कर रही है, लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रही है। अगर लीडिंग पे वर्क कर रही है तो जो हमारा VF का मान है, एक्साइटेशन वोल्टेज या कहें या EF का मान कहें, वो हमारा बड़ा होगा किससे, V1 से, टर्मिनल वोल्टेज से बड़ा होगा, तभी हमारी सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर वर्क कर रही होगी। यानी कि VF इज ग्रेटर देन V1, यानी कि मोर देन V1, टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होगा एक्साइटेशन वोल्टेज का मान। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है इन एन इंडक्शन मोटर इफ़ द एयर गैप इज इंक्रीज। हमारे पास कोई इंडक्शन मोटर है, उसमें ये एयर गैप का जो ये मान है ये बढ़ रहा है। ये एयर गैप का मान अगर बढ़ रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए एयर का मान बढ़ रहा है तो मैग्नेटाइजिंग करंट का मान बढ़ेगा, और अगर मैग्नेटाइजिंग करंट का मान बढ़ रहा है तो पावर फैक्टर घटेगा, यानी कि पावर फैक्टर विल बी लोअर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है एन इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर आर कनेक्टेड टू अ कॉमन फीडर लाइन। एक इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर एक ही लाइन से जुड़ी हुई है। इसी से इंडक्शन, इसी से कैसे जुड़ी हुई है, सिंक्रोनस। ठीक है। टू ऑपरेट फीडर लाइन एट यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर पर चलाने के लिए द सिंक्रोनस मोटर शुड बी। सिंक्रोनस मोटर को कैसे चलाया जाना चाहिए। देखिए
अगर हमारी इंडक्शन जुड़ी तो डेफिनेटली इसका लैगिंग होगा। इंडक्शन का कैसा होगा, हमारा लैगिंग पावर फैक्टर होगा। इसको बैलेंस करने के लिए हमें सिंक्रोनस को ओवर एक्साइटेड चलाना पड़ेगा, तभी तो वो केवीआर पावर देगी, यानी कि ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन, अगर ये इंडक्शन ना जुड़ी होती तो हम नॉर्मल एक्साइटेशन से चलाते, लेकिन इसमें इंडक्शन जुड़ी हुई है, इसलिए हम इसको ओवर एक्साइटेड चलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो। क्वेश्चन नंबर 19 का आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है इन आ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर स्क्विंग ऑफ रोटर स्लॉट रिड्यूसेस। स्क्विंग क्या होती है, जो हमारे पास रोटर के अंदर छड़ें पड़ी होती हैं कॉपर की या बार कॉपर बार पड़े होते हैं, उनको सीधा रखकर कुछ तिरछा रखा जाता है, कुछ तिरछा रखा जाता है। तो ऐसा करने पर क्या होता है, यूनिफॉर्म टॉर्क मिलता है, पुल आउट टॉर्क घट जाता है, और जो नॉइस होती है वो भी हमारी कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में का हमारा डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है द स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग इन इट सुटेबल रीजन। स्पीड जो हमारी है 3 फेज इंडक्शन मोटर की सुटेबल रीजन में क्या होगा। सुटेबल रीजन मतलब कि जब हमारा मोटर जो है प्रॉपरली रन कर रही है, प्रॉपरली रन कर रही है, प्रॉपरली रन कर रही है, ठीक है। इस स्थिति में कह रहा है कि क्या होगा, स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब भी स्पीड जो होती है हमारी उल्टा संबंध रखती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है टॉर्क के। अगर टॉर्क बढ़ रहा है तो स्पीड घटेगी, यानी कि डिक्रीज विद द इंक्रीज इन लोड टॉर्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसमें दो ऑप्शन एक जैसे दे दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए और सी, किसी को भी आप लगा सकते हैं, दोनों एक जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। डिक्रीज विद इंक्रीज इन लोड टॉर्क के बढ़ने पे हमारा जो उसकी स्पीड है वो घटेगी। ऑप्शन नंबर ए या सी कोई सा भी सही हो सकता है, दोनों एक ही से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है एज कंपेयर टू DOL स्टार्टिंग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग अ केज इंडक्शन मोटर विद स्टार डेल्टा स्टार सेल है। हमसे कहा गया है डी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग की तुलना में केज इंडक्शन मोटर में जब हम करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टिंग से तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो DOL मतलब डायरेक्ट में उठाया और लाइन से जोड़ दिया, और स्टार डेल्टा से उठाया जोड़ दिया, इसमें क्या होता है, करंट का मान 1/3 हो जाता है। अगर करंट 1/3 हो गई टॉर्क भी 1/3 हो जाता है, यानी कि रिड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क घटा हुआ मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, रिड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है स्लिप टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन। स्लिप टेस्ट का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस तथा डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। स्लिप टेस्ट का प्रयोग हम लोग रिएक्टेंस ज्ञात करने के लिए करते हैं, चाहे वो क्वाड्रेचर एक्सिस का हो चाहे वो डायरेक्ट एक्सिस का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है क्रॉलिंग इन एन इंडक्शन मोटर। क्रॉलिंग जो होती है इंडक्शन मोटर में किसके कारण होती है, तो ये हमारे हार्मोनिक कारण, टाइम हार्मोनिक के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्रॉलिंग क्या होती है, मोटर जो है भनभनाहट के साथ चलती है, क्रॉलिंग कहलाता है। इसमें क्या होता है, सेवेंथ और फिफ्थ दो हार्मोनिक आते हैं। सेवेंथ के कारण हमारा फॉरवर्ड वाइज कंडीशन होती है और फिफ्थ के कारण बैकवर्ड वाइज कंडीशन में आती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्रॉलिंग क्या होती है, हमारी शुरुआत में आती है मोटर के स्टार्ट होते के समय, उसमें क्या रोटर बार को तिरछा रखा जाता है। इसमें क्या होता है, हार्मोनिक कम करने के लिए हम लोग कुछ वाइंडिंग में डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग या शॉर्ट वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है विच मटेरियल यूज इन कंट्रोलिंग चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोलिंग करने के लिए, चेन रिएक्शन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग बेरिलियम का यूज़ करते हैं, बेरिलियम या कैडमियम की छड़ी लगाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आज के हमने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसी तरह के पर डे 25 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।